मेरा नाम चंद्रजीत पटेल है और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हरकेश पासवान जी से, जिनका अभी अभी सहायक अध्यापक पद पे सिलेक्शन हुआ है। लेकिन इसके पहले इन्होंने बहुत सारे कंपटीशन दिया है और उसमें इनका रिजल्ट भी निकला, लेकिन कुछ नंबर की वजह से उसमें यह असफल रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे असफलता से सफलता की हो, तो उसमें किस तरह हम लोग मेहनत बच्चे करते हैं और स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ते हैं। तो वेलकम सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडेंट दरबार के चैनल में। सर अपना शुभ नाम बताइए। जी मैं हरकेश पासवान गोरखपुर से हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजीत सर का, और आपके प्लेटफॉर्म से जो है जो प्रतियोगी छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के लिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो बात करते हैं सर से। सर पहली बात यह है कि लोग ये मानते हैं कि घर से तैयारी अच्छी नहीं होती है, लोग बाहर जाके तैयारी करते हैं। तो आप कब से मतलब बाहर इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं सर? देखिए, ये तो मिथक है कि घर से तैयारी नहीं होती है और बाहर जाएंगे तभी हमें प्लेटफॉर्म मिलेगा। ये होता है कि किसी चीज़ के प्रति आपका डेडिकेशन कितना है, आपको किस तरीके से आप अपने लक्ष्य को गेन करना चाहते हैं, कितनी तत्परता है, कितनी जुनून है। एक तरीके कर सकते हैं कि आप अगर आपके अंदर जुनून है तो आप घर से भी उतनी ही मेहनत कर सकते हैं और उतना ही अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। ये अलग चीज़ें हैं कि किसी परीक्षाओं में आपका 1 नंबर से 2 नंबर्स में आई थिंक आप जितना रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं वो रिजल्ट नहीं आता। सर आपका एम क्या है, आगे पहले क्या बनना चाहते हैं, पहले बताइए। दरअसल मैं सिविल सेवा में जाना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार में मैं सोचता हूँ कि एज ए गजेटेड ऑफिसर जो आयोग की परीक्षाएं हैं तो ये लोक सेवा आयोग की, उसमें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले इस बात की आपको बधाई कि हम लोग यही इच्छा करेंगे कि भविष्य में जो भी आपकी मनोकामना वो पूर्ण हो। तो सर आपकी जर्नी शुरुआत कब से हुई थी, कब से आप तैयारी करने के लिए इलाहाबाद गए थे, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं तो तैयारी करने 2016 में गया था इलाहाबाद। उससे पहले भी मैं जहाँ पर मेरे विद्यालय थे, जैसे मैं नोएडा से बीएड किया हूँ, तो वहाँ से मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन मुझे वो रुझान नहीं मिल पा रहा था। जैसे कि माहौल, घर से तैयारी करने में वो रुझान नहीं मिल पा रहा था? नहीं, घर से नहीं। वहाँ पे मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता था नोएडा में, तो चीज़ें मैं पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रहा था। और मेरा एक पहले से लक्ष्य है, अभी तक तो मैं नहीं वहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ, फिर भी एक सीढ़ी पे पहुँच गया उस पायदान तक कि कहाँ वहाँ से जो मैं वहाँ तक जा पाऊँगा। तो ये रहा कि पहले मैं नोएडा में था, वहाँ से तैयारी करता था, फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे इलाहाबाद की तरफ रुख करना चाहिए, तो मैं 2016 में इलाहाबाद चला। तो मतलब वहाँ का क्या प्रोसेस होता है इलाहाबाद तैयारी करने के लिए? जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि हम वहाँ पे जाएंगे अचानक व्यवस्था नहीं मिल पाएगा, तो वहाँ पे कैसी प्लानिंग होती है, एजुकेशन का कैसा माहौल होता है, पहले उसके बारे में बताइए, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इलाहाबाद में मैं कहूँ पठन पाठन का बहुत ही बेहतरीन माहौल है। अगर सीरियस स्टूडेंट है तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर एकदम जीरो से शुरू करता है तो 1.5 साल में अपनी जॉब फिक्स कर लेगा, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब फिक्स कर लेगा, अगर सीरियस कैंडिडेट है तो। और ऐसे ही टाइम पास करने इलाहाबाद जाएंगे तो मुश्किलन 5 वर्षीय योजना हो जाती है। अच्छा, लोग कहते हैं कि सिविल की तैयारी करने के लिए लोग दिल्ली को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, दिल्ली ज़्यादा जाना चाहते हैं, तो क्या सिविल वगैरह में जाने के लिए इलाहाबाद से भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, पूरब का ऑक्सफोर्ड पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन माहौल है। कर पाऊँगा, लेकिन मैं कहूँगा कि सेल्फ स्टडी आप कीजिए और जो चीज़ें आप पढ़ते हैं उसको फोकस कीजिए, और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। किसी भी चीज़ पर, किसी भी टॉपिक पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं आशा करता हूँ कि आपका कोई भी एग्जाम नहीं रुक पाएगा। अच्छा, कितने कंपटीशन एग्जाम आप दिए हैं? मैं छोटे बड़े सारे एग्ज़ाम तो मैं देते रहता हूँ, क्योंकि हमारी पृष्ठभूमि एक किसान परिवार से है। तो फर्स्टली ये था कि कहीं पहले अपने प्लेटफॉर्म सही किया जाए, उसके बाद जो है अपना जो एम है उसकी तरफ बढ़ा जाए। तो मैं लगभग 15 से एवं परीक्षाएं मैं दे चुका हूँ अभी तक। 15 से अधिक परीक्षाएं आप दे चुके हैं। तो ऐसा मतलब कुछ हुआ है किसी एग्जाम में कि फर्स्ट सेकेंड स्टेप निकल गया हो, थर्ड स्टेप में क्या 1 या 2 नंबर क्या? मैं 2014 में कहा था राजस्व निरीक्षक, जिसे हम लोकल भाषा में, या लोकल क्या अपने गांव की भाषा में कहते हैं, कानूनगो का पोस्ट होता है। अभी तो कानूनगो की वैकेंसी बंद हो गई है, अब लेखपाल जो प्रमोट होकर कानूनगो बन रहे हैं। लेकिन 2014 में वैकेंसी आई थी, उसको क्रैक भी किया था और इंटरव्यू हुआ था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में नहीं पा पाया था। इंटरव्यू में आप? जी। तो इंटरव्यू में किस प्रकार के सवाल ऐसे मतलब जनरली पूछे जाते हैं? लोग बहुत ये तो बोर्ड मेंबर के ऊपर एक डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू किस तरह से बोर्ड मेंबर लेता है, और ज़्यादा मोस्टली आपके जो प्रेजेंटेशन होता है उस पर होती है, जो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट होते हैं उस पर क्वेश्चन होते हैं। और जैसे मैं गोरखपुर से था तो गोरखपुर के बारे में कुछ 4-5 सवाल पूछे गए थे। बाबा ये जो मंदिर है गोरखनाथ मंदिर के बारे में पूछा गया था, और हमारे यहाँ के बादशाहों के कवि फिरोज गोरखपुरी, उनके बारे में पूछा गया था।
तो वो खास करके गोरखपुर के बांसगांव क्षेत्र से थे, बांसगांव में उनका गांव, तो उनको पूछा गया था, उसकी जानकारी हमें नहीं थी। मैंने माफ़ी चाहा था उस क्वेश्चन पर। ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं आपसे रिलेटेड। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी नहीं रहती है तो आप डायरेक्ट बताते हैं कि इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। जी, आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इंटरव्यू में ये कह सकते हैं कि सॉरी सर, हमें इसके बारे में अभी पूर्णतः जानकारी नहीं है। तो ये आपका एक पॉजिटिव साइन होता है कि आप बोर्ड मेंबर को या इंटरव्यू मेंबर को आप घुमा नहीं रहे हैं। हाँ जी, आप स्वीकार कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं। अगर हाँ थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप बोर्ड मेंबर से कह सकते हैं कि ये सब मैं अनुमान लगा सकता हूँ। अच्छा, जी। साथ में हम लोग के पास सहायक अध्यापक पद पे अभी हाल ही में नियुक्त हुआ सर का भी, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में सर से बात किए हैं, तो आपका भी स्वागत है सर। तो ये बताइए सर, आप दोनों लोग हैं, अभी दोनों लोग का सबसे पहले स्वागत है क्योंकि सभी दोनों लोग सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त हुए हैं और उम्मीद है कि जो हम लोग के बेसिक बच्चे हैं जो जीरो से स्टार्ट करते हैं, हम लोग उन लोगों का भविष्य संवारने के लिए या जो सहायक अध्यापक पद भर्ती था उसमें बहुत ही अच्छी तरह से भर्ती हुआ। तो इसमें रुझान आप लोग का कैसे आया सर, पहले आप बताइए। दरअसल रुझान तो मैं जब बीएड कर लिया था, बीएड हमारा 2012-13 का बैच है। जी, मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से पढ़ा हूँ, बीएड किया हूँ और वहीं पे हमारा विद्यालय था। इतना लंबा क्यों लगा? इतना लंबा लगने का ये है कि बीच में कोई बीएड के समकक्ष वैकेंसी तो आती थी लेकिन क्लियर नहीं होती थी, और दरअसल बेसिक में तो पहली बार बीएड को ऑफर किया गया है। तो ये कहिए दरअसल 2011 के बाद बीएड वालों के लिए बहुत कम वैकेंसियाँ मिली। 2016 में पीजीटी के लिए मिली, लेकिन मेरा कॉम्बिनेशन नहीं था। और आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा जो भी हमारे और आपके चैनल से स्टूडेंट जो स्टडी करते हैं कि जब भी आप ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें तो उस पर विशेष आप ध्यान दें। अपने जो आपको किसी टीचर के रिलेशन में है तो उनसे आप सलाह लीजिए, किसी काउंसलर का सलाह लीजिए कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ें ताकि हमें आगे फ्यूचर में तैयारी करने से, आगामी परीक्षाओं में जाने से मुझे किस तरह के लाभ हो। जैसे मैं इस चीज़ का शिकार हूँ कि हमारे हाथ से बीएड के डिग्री होते हुए मैं 2-3 परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाया क्योंकि हमारे बीए में कॉम्बिनेशन। इंटर के बाद जब हम लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तो उस समय जो सब्जेक्ट लिया जाता है तो उस सब्जेक्ट देखा जाता है कि किसके साथ मतलब कौन सा सब्जेक्ट होता है, जैसे कॉम्बिनेशन होता है उसमें। जैसे आगे पीजीटी का हम लोग एग्जाम देते हैं तो जैसे हिंदी के साथ संस्कृत अनिवार्य है, तो इसके बारे में दोनों सर आप लोगों से बताएंगे, बताइए सर। जी, अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो दरअसल मैं आर्ट का स्टूडेंट हूँ तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो मैं ये कि जब आपके आर्ट के स्टूडेंट हैं, आप बीए करना चाहते हैं तो आप मोस्टली ये देखें कि हमारा ग्रुप किस है, कौन कौन सब्जेक्ट्स है। जैसे कि आर्ट में जो है इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है। तो अगर फर्स्ट ईयर में दोनों के साथ में कोई अदर सब्जेक्ट है तब भी कम्बिनेशन है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए, ज्योग्राफी के साथ आप हिस्ट्री ले लीजिए, बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा कम्बिनेशन है ये। नहीं सर, ये 4 सब्जेक्ट है, इनका ग्रुप है। 4 सब्जेक्ट में ये 2 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। कौन कौन सा? जी, ये इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस। इस पॉलिटिकल साइंस में 4 सब्जेक्ट होंगे, एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। हाँ, एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। जैसे कि आप फ्रेश है, मैं बीए करना चाहूँगा तो फर्स्टली अगर मैं ग्रुप के देखता हूँ तो मैं ज्योग्राफी लूँगा, हिस्ट्री लूँगा, ये सब्जेक्ट हो गए। अगर किसी को ज्योग्राफी नहीं पसंद है तो पॉलिटिकल साइंस ले ले, इकोनॉमिक्स ले ले। अगर किसी को इकोनॉमिक्स नहीं पसंद है तो उसके बाद पॉलिटिकल साइंस ले ले और ज्योग्राफी ले ले। इस तरह से ये ग्रुप होते हैं। इन चारों में से आपको 2 सब्जेक्ट लेने हैं तो आप जो है आगे की परीक्षाएँ जैसे टीचिंग लाइन की हो गई, टीजीटी हो गया, एलटी ग्रेड हो गया और प्रवक्ता हो गया। अच्छा, एलटी ग्रेड, एलटी का मतलब ये देखिए एक इस तरह से समझ लीजिए कि ये जो सरकारी विद्यालय होते हैं जीआईसी कॉलेज के, उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं। एक आयोग पर पेपर कराता है एलटी ग्रेड का, जो है एक ट्रेन टीचर होते हैं, ये हाई स्कूल लेवल तक के पढ़ाते हैं, ये ऐसे टीचर होते हैं। इसमें बहुत बड़ा स्कोप अभी जा रहा है, वैकेंसीज भी आ रही है, सरकारी वैकेंसी। और भी कुछ बताएंगे कौन कौन से सब्जेक्ट अपने आप में स्वतंत्र हैं, पूर्ण माने जाते हैं? देखिए, अगर आपका कॉम्बिनेशन नहीं भी है, अगर आप इंग्लिश से बीए करते हैं तो आप पूरी तरह स्वतंत्र है। इंग्लिश से आप इंग्लिश हो गया सर, और कौन सा सब्जेक्ट? अभी तो मैं बताऊं जहाँ तक मुझे इंग्लिश की ही जानकारी है, और चीज़ें तो नहीं मेरे ध्यान में आ रही हैं। सर आपके नाम सिर्फ इंग्लिश ही है जी, इंग्लिश। अच्छा, सोशलॉजी जो आता है, सोशलॉजी का तो अभी नहीं, सोशलॉजी अपने आप में नहीं है। अब अगर आप किसी एक सब्जेक्ट से एमए करते हैं, तो आप जो है पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे कि मैं बीए किया हूँ साइकोलॉजी से और मैं एमए भी साइकोलॉजी से करता हूँ, साइकोलॉजी मनोविज्ञान से, तो मैं जो है पीजीटी के लिए अवेलेबल हो जाऊँगा। पीजीटी के लिए तो उसके लिए कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। जैसे हिंदी से आप एमए कंप्लीट कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन के लिए संस्कृत आपके साथ होना चाहिए पीजीटी के लिए।
तो सिर्फ टीजीटी के लिए ये पीजीटी में कोई कॉम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं होती है। पीजीटी होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ये होता है, और पीजीटी होता है इसके ऊपर वाले होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं। अगर आप देखिए, सपोज कीजिए कि आपको हिंदी है, संस्कृत है बीए में, और मनोविज्ञान है जी, इन सब्जेक्ट के साथ आप ग्रेजुएशन करते हैं, और उसके बाद जो है आप मनोविज्ञान से एमए कर लेंगे, तो आप हिंदी से टीजीटी दे लेंगे, हिंदी या संस्कृत से टीजीटी दे लेंगे, और टीजीटी देने के लिए आपको मनोविज्ञान से देना पड़ेगा, साइकोलॉजी। अच्छा, एक बात और बताइएगा, क्लियर कीजिएगा। जैसे हम लोग हिंदी से ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, जी, तो हिंदी से आप एमए कंप्लीट कर लिए, जी, जी, तो हिंदी से आप पीजीटी दे सकते हैं? जी, हिंदी के साथ अगर आपकी संस्कृत है, ग्रेजुएशन में संस्कृत है, और आप हिंदी से आप कर लिए जो है एमए कर लिए, तो आप टीजीटी भी दे सकते हैं। नहीं, संस्कृत ना हो इस अवस्था में संस्कृत नहीं है तो ओनली आप दे सकते हैं केवल पीजीटी, पीजीटी दे सकते पीजीटी हैं। अच्छा, इसकी अर्थात कहने का मतलब ये है पीजीटी में कॉम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, पीजीटी सिर्फ में टीजीटी में कॉम्बिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। पीजीटी में आपको ग्रुप की जरूरत पड़ती है। तो इस समय सर आप कहाँ पे नियुक्त हैं? अभी मैं बरेली में हूँ। तो कैसा लग रहा है सर? बरेली में तो बहुत फील हो रहा है कि जैसे कि एक ज्वाइनिंग होती है, नौकरी मिलने का एहसास होता है, वो तो अच्छा लग रहा है, सुखद अनुभव हो रहा है। सर आप आगे आपकी क्या प्लानिंग है, कुछ बताएंगे? क्या प्लानिंग है सर? प्लानिंग है ये टीजीटी पीजीटी की तैयारी होगी। पीजीटी की तैयारी होगी कि इसमें अपना मतलब जो कार्यभार है ग्रहण करते हुए बच्चों हाँ, कार्यभार ग्रहण करते हुए बच्चों को टीचिंग करते हुए। आप किस सब्जेक्ट से सर पीजीटी? हिंदी है सर। हिंदी। आपके साथ भी संस्कृत होगा? जी, संस्कृत हमारा बीए में नहीं था, ग्रेजुएशन में नहीं था, फिर हम लोग कॉम्बिनेशन कराए संस्कृत से। बाद में किए? हाँ, बाद में किए। बाद में किया जा सकता है? हाँ, बाद में किसी का एक सर्विस कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप बाद में इंटर लेवल तक रहेगा तभी काम चलेगा? हाँ, इंटर लेवल तक नहीं है तभी काम चलेगा। इंटर लेवल तक नहीं तो आगे भी कर सकते हैं ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन भी कर डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से कर सकते हैं। हाँ, तो रेगुलर होगा नहीं? नहीं। तो ये तो क्लियर हो गया, यदि आपका कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट नहीं है तो आप इंटर में भी आप एक सब्जेक्ट लेकर के कर सकते हैं, या इंटर के बाद आप ग्रेजुएशन में डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से आप कोई सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन के लिए आवश्यक है उसको लेकर के आप कंप्लीट कर सकते हैं। सर आप आगे की क्या प्लानिंग है? आप तो सिविल में जाएंगे, यदि आप पीजीटी की तैयारी करते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेटर रहेगा? मैं सोशल का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे सोशल। अच्छा, ये बताइए सर, बीटीसी की वैकेंसी प्रत्येक साल आती है क्या? देखिए, ये कोई डिपेंड नहीं है। अब तो बीटीसी बीएड दोनों एक ही हो गए, दोनों बेसिक एलिजिबल हो गए हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। सरकार जो वैकेंसी निकालती है तभी होता है। जैसे कि अभी अगर आर्मी वैकेंसी लगी हुई है, जैसे 69,000 की सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद जो है हो सकता है कि मे बी 51,000 की वैकेंसी जो है आपको जुलाई मंथ से देखने को मिल जाए।